पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुआन दाओ सेक्ट के एक एल्डर की स्पिरिट हांग्यू सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, जिस वजह से हांग्यू सेक्ट का पूरा नामो निशान ही खत्म हो जाता है। जिस चीज से वांग को सेक्ट छोड़कर पहाड़ों में जाना पड़ता है और वहां जाने के बाद वो 4 सालों तक अपना कल्टीवेशन करता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था और वो बॉडी ऑरा के 15th लेवल पर पहुंच चुका होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो थोड़ा सामान लेकर सिटी की तरफ जा रहे होते हैं और ये सारे सामान काफी वैल्यूएबल थे, जिन्हें इनके बॉस ने जल्द से जल्द तियानशुई सिटी में लाने के लिए कहा है और इन सामान में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना इनके बॉस तो इन्हें काफी ज्यादा चिल्लाएंगे और इसके पैसे भी नहीं देंगे। तब आगे बढ़ते हुए उन्हें सामने वांग दिखाई देता है, इसलिए उनमें से एक आदमी उससे पूछने जाता है कि आखिर तुम कौन हो और बीच रास्ते में क्यों खड़े हो। तब वांग उससे कहता है मैं तियानशुई सिटी में जाना चाहता था ताकि मैं वहाँ पर रह सकूं, लेकिन मैं रास्ता भटक चुका हूँ, तो क्या आप मुझे वहाँ तक जाने का रास्ता बता सकते हैं। ये सुनकर वो सारे लोग उसे अपनी ही घोड़ा गाड़ी पर बिठा लेते हैं, क्योंकि ये लोग भी उसी तियानशुई सिटी में जा रहे हैं। तब घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए वांग वहाँ से सीधा अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ आने के बाद उसके पास एक तालिस्मान था और वो उसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। तब सीतू उसे बताता है ये तालिस्मान तो पहले से ही रिफाइन है और ये बिल्कुल एक ट्रेजर की तरह है, इसे काफी टाइम पहले ही रिफाइन कर दिया गया था, लेकिन जिसने इसे रिफाइन किया था उसके मरने के बाद ये ट्रेजर भी उसके साथ दफन हो जाता, लेकिन सही टाइम पे ये ट्रेजर मैंने ले लिया था, इसलिए अब से ये ट्रेजर तुम्हारे पास रहेगा, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तब वांग उससे कहता है मुझे काफी टाइम हो चुका है अपने बॉडी ऑरा के 15th लेवल को पूरा किए और इसके बाद तो इसका कोई लेवल ही नहीं होता है, इसलिए अब मुझे फाउंडेशन लेवल पर जाना है। तो मेरे फाउंडेशन लेवल की प्रैक्टिस कब शुरू होने वाली है, मुझे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं फाउंडेशन लेवल पर पहुंच सकता हूँ। तब सीतू उससे कहता है तुम्हें ये काफी लेट लग रहा है, तुमने कुछ ही दिन पहले तो अपना बॉडी ऑरा लेवल को पूरा किया और इतनी जल्दी तुम फाउंडेशन लेवल को भी सीखना चाहते हो, ये काफी मुश्किल हो सकता है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें जल्दी ये टेक्निक सीखनी है तो किसी फाउंडेशन लेवल वाले इंसान को पकड़ो और उसे मार कर उसकी टेक्निक छीन लेना। लेकिन वांग कहता है अगर मैंने किसी की टेक्निक छीन ली तो वो इंसान वैसे ही मारा जाएगा, लेकिन मुझे इस तरह से टेक्निक नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी मेहनत से उस टेक्निक को सीखना चाहता हूँ। तब सीतू उससे कहता है तुम्हारी यही दरिया दिली एक दिन तुम्हें ले डूबेगी, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड ऐसा ही होता है, ताकतवर कमजोर को खत्म कर देता है और कभी कभार कमजोर ही ताकतवर को खत्म कर देते हैं। अब वांग और बाकी सभी रात को एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। तब उनके पास एक एल्डर आता है जो उन सारे लोगों का साथी है। वो सभी वांग को बताते हैं ये एल्डर सारे लोगों को देखकर ये बता सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इनके साथ कोई मुसीबत हो सकती है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है। तब वो एल्डर जैसे ही सारे लोगों को चेक करते हैं उन्हें रेड कलर का ऑरा सभी के आसपास दिखाई देता है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि आखिर एक साथ इतने सारे लोगों के आसपास रेड कलर का ऑरा कैसे है। इसका मतलब साफ है कि कुछ देर में ही सभी के ऊपर एक साथ मुसीबत आने वाली है। लेकिन जब वो वांग को देखते हैं तो उनकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उन्हें वांग के सारे कारनामों के बारे में पता चल गया था कि अभी वो कितने लेवल पर है और उसकी पावर्स क्या है। लेकिन अभी वो सारे लोगों से इस बात छुपा कर रखते हैं, क्योंकि वांग ने खुद ही किसी को कुछ नहीं बताया था। पर ये देखकर वांग भी समझ जाता है कि एल्डर सारी चीजें जान चुके हैं। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश लोग आ जाते हैं जो वो सारा का सारा सामान लूटने के लिए आए थे, जिसे वो लोग तियानशुई सिटी में ले जा रहे हैं। वो सभी उनसे वो सारा सामान मांगते हैं, लेकिन कोई भी सामान देने के लिए तो तैयार बिल्कुल भी नहीं होता। तभी जलती हुई एक आग वहाँ पर आकर एक आदमी को जला देती है, जिस वजह से सारे लोग घबरा जाते हैं कि जरूर आसपास कोई इमॉर्टल है जिसकी ही पावर की मदद से ये आदमी जल गया। तब वांग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ये पहचान लेता है कि आसपास वो इमॉर्टल इंसान कहाँ पर है, जिस वजह से उसे पता भी चल जाता है कि वो इमॉर्टल कहाँ पर मौजूद है। वहीं वो सारे लोग इमॉर्टल से डरकर अपना सामान उन बदमाश लोगों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वांग उनसे वो सामान छीन लेता है और उन्हीं के ऊपर अटैक करके उन्हें वहां से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो खुद ही उस इमॉर्टल को ललकारते हुए अपने पास बुलाता है, इसलिए वो इमॉर्टल वहां पर आता है, जिसे देखकर उसके साथी उसे अपना मास्टर कहते हुए ग्रीट करने लगते हैं। और मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि वो इमॉर्टल वांग का ही अच्छा दोस्त है, क्योंकि हांग्यू सेक्ट में दोनों एक साथ ही रहा करते थे, लेकिन अभी दोनों आमने सामने बिल्कुल एकदम अनजान है, क्योंकि जब से उस इमॉर्टल ने हांग्यू सेक्ट छोड़ा है उसे पुरानी
पुरानी चीजें बस थोड़ी थोड़ी ही याद है, इसलिए वो वांग को पहचानता तो है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है और वो कोई और नहीं बल्कि उस इमॉर्टल का भी मास्टर था और ये अभी बॉडी ऑरा के 15th लेवल पर होता है जो कि वांग की बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है। ये देखकर तो बाकी सारे लोगों के और ज्यादा पसीने छूटने लगते हैं। जिसके बाद इमॉर्टल का मास्टर वहाँ पर मौजूद काफी सारे लोगों को मारकर उनका स्पिरिट निकाल लेता है और उसे खुद ही खा जाता है, जिस वजह से उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। तब वो मास्टर इमॉर्टल से कहता है जाओ और इस वांग को खत्म कर दो। तब वो इमॉर्टल वांग के ऊपर अटैक करने जाने वाला होता है लेकिन उसका मास्टर उसे रोक लेता है और उससे कहता है मैंने तुम्हारे हाथ में सील देख ली है, इसका मतलब ये था कि तुम जानबूझ के नकली का वांग को बेहोश करना चाहते थे ताकि मुझे लग सके कि ये वांग मर चुका है। तो बताओ मुझे कि तुम इसे बचाना क्यों चाहते हो। तब इमॉर्टल उसे बता देता है कि हम दोनों कुछ टाइम पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए मैं इसकी जान नहीं ले सकता। जो सुनकर उस मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस इमॉर्टल के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन ये देखकर तो वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अब सीधा उस मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ दोनों भी एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर देते हैं क्योंकि दोनों का लेवल तो बिल्कुल बराबर ही है। दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन ये अंदाजा लगाना बिल्कुल ही मुश्किल था कि इसमें कौन जीत सकता है। तब वो मास्टर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानी जाती है और वो स्वॉर्ड अब जहाँ जहाँ वांग भागता उसी के पीछे पड़ जाती है। वो तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब वांग उसी तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन बना देता है और उस फॉर्मेशन के अंदर उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को कैद कर देता है ताकि वो उसके बाहर ही ना निकल पाए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो स्वॉर्ड उसके अंदर कैद हो जाती है। और जब वो मास्टर वांग के हाथ में उस तालिस्मान को देखता है तो वो तो एकदम ही घबरा जाता है। ये तालिस्मान तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं इससे नहीं बच सकता, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वांग उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है और उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी अपने पास रख लेता है ताकि इसे रिफाइन करके खुद का बना सके। जिसके बाद वो वहाँ से इमॉर्टल के पास आता है और उससे कहता है तुम अभी मुझे पूरी तरह से नहीं पहचान पा रहे हो, इसलिए रुको मैं इस चीज को ठीक कर देता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस इमॉर्टल की सारी यादों को वापस लेकर आ जाता है, जिस वजह से अब वो पूरी तरह से पहचान चुका था कि वांग लिन उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो दोनों हांग्यू सेक्ट में एक साथ रहा करते थे। तब वो सारे लोग जो सामान पहुंचाने त्यांगशू सिटी जा रहे थे वो लोग कहते हैं हम यहाँ से जाना चाहते हैं, क्या कोई हमें सुरक्षित यहाँ से पहुंचा सकता है। लेकिन वो इमॉर्टल कहता है तुम लोगों ने मास्टर को तो मरते हुए देख लिया, इसलिए तुम्हारी यादों की वजह से उस मास्टर के सेक्ट वाले तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम कहीं पर भी बचकर नहीं जा सकते। ये सुनकर वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे लोगों की यादें ही मिटा देता है और उन्हें ऐसा कर देता है कि उन्हें कुछ याद ही नहीं होता कि यहाँ पर कोई आया भी था। वो तो वांग तक को भूल जाते हैं। जिसके बाद इमॉर्टल और वांग दोनों बैठकर कुछ देर बातें करते हैं और वो लोग अपने ही पुराने सेट की बातें कर रहे होते हैं। तब इमॉर्टल वांग से कहता है मैं तो त्यांगजिया सिटी जा रहा हूँ, क्या तुम भी वहाँ पर चलना चाहोगे। वहाँ पर काफी सारे पावरफुल लोग रहते हैं, इसलिए वांग वहाँ जाने के लिए मान जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों सिटी के गेट के पास आते हैं वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था और वो एक अजीब कॉफिन पर बैठकर आया होता है और उसकी आंखों पर भी पट्टी लगी होती है। तब इमॉर्टल वांग से कहता है इस आदमी से बिल्कुल दूर रहना, ये आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये कॉप सेक्ट से आता है जहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा ईविल होते हैं, इसलिए फ्यूचर में जब भी तुम ऐसे लोगों से मिलो तो इनसे तो दूरी बना कर रखना। कोई भी झगड़ा होने पर ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन उसे देखकर तो वांग को बस एक ही चीज समझ में आ रही थी कि ये आदमी फाउंडेशन लेवल पर पहुंच चुका है, जिस पर पहुंचने की वांग को बहुत ख्वाहिश है। वो चाहता तो इससे फाइट करके इसका फाउंडेशन लेवल वाली टेक्निक को छीन सकता था, लेकिन उसका दिल इतना बुरा नहीं है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं करता है। अब वांग एक कमरे के अंदर आकर उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि आगे से वो स्वॉर्ड उसका कहना माने, जैसा कि वो उस मास्टर का कहना मानती थी। लेकिन वो स्वॉर्ड तो उससे बचकर भागने की कोशिश कर रही होती है। वांग अपने तालिस्मान का भी इस्तेमाल करता है ताकि उसकी मदद से उस स्वॉर्ड को रोक सके और उसके बाद वो उसे रिफाइन करेगा। लेकिन वो स्वॉर्ड तो सुनने का नाम ही नहीं लेती, बस इधर उधर भागे जा रही होती है। कभी कभार तो वो सीधा वांग के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश करती, लेकिन वांग इससे बच जाता है। पर वो अभी तक हिम्मत नहीं हारता और दोबारा से उस स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है।
है ताकि इस स्वॉर्ड को पकड़कर अपना बना सके। लेकिन वो स्वॉर्ड उससे कहना शुरू कर देती है कि मुझे इतनी जल्दी अपना बनाना इतना आसान काम नहीं है, मुझे रिफाइन करने के लिए सोल सैक्रिफाइस लगता है, तो तुम्हें वो करना होगा, उसके बगैर मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम अपनी सोल सैक्रिफाइस कर सकते हो तभी तुम मुझे हासिल कर सकते हो। ये सुनकर वांग भी हैरान रह जाता है, लेकिन तब भी वो उस स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम इमॉर्टल के मास्टर के सेक्ट वाले एक आदमी को देखते हैं जो सेक्ट से इस सिटी के लीडर के पास आया होता है ताकि वो उससे मदद मांग सके, और उसने अपने सेक्ट की सबसे कीमती चीज को भी यहाँ पर लेकर आया था ताकि उसे देकर वो एक ऐसे बंदे को हायर कर सके जो वांग से उस मास्टर के मरने का बदला लेगा, क्योंकि इस पूरी सिटी में ये लीडर ही सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है और इसके सेक्ट के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तब वहाँ पर लीडर का पोता तैंग आता है जिसे वो बूढ़ा आदमी अपना ट्रेजर दिखाते हुए कहता है मैं आपको ये दे सकता हूँ, लेकिन आपको वांग से बदला लेना होगा क्योंकि उसने हमारे सेट के मास्टर की जान ले ली। पर क्या अभी आपका लेवल काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये ट्रेजर भी बहुत ज्यादा कीमती है जो सिर्फ पावरफुल लोग ही संभाल सकते हैं। ये सुनकर तो टैंक को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए स्काई को ही काट देता है, जो चीज काफी खतरनाक दिखाई दे रही थी। ये देखकर तो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि ये टैंक बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उसके सामने झुककर अपना ट्रेजर उसे दे देता है और उससे कहता है मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ कि आप हमारे सेट के मास्टर का बदला जरूर लें। ये सुनकर टैंक वांग से बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।